हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी आज की एक नई और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरडब्ल्यूए के आज के मॉक टेस्ट के जीएस पोर्शन के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जो 20 क्वेश्चन हैं इन्हें कवर करेंगे और एक बहुत ही एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन में बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो किसे सौंपा गया था? सौंपा गया है प्रहलाद जोशी को। ठीक है, उसके बाद बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये पूर्व शिक्षा मंत्री, ठीक है, पूर्व शिक्षा मंत्री। और इसके बाद पीयूष गोयल की अगर बात करें तो ये कौन है? उद्योग एवं वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री हैं। कौन है? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री। ठीक है, और किरण रिजिजू कौन है? ये है संसदीय कार्य मंत्री हैं। कौन है? संसदीय कार्य मंत्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो इस्पाव एक योद्धा नृत्य है। इस्पाव एक योद्धा नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश में किया जाता है? कुछ में किया जाता है तो ये किया जाता है लद्दाख में। ठीक है, ऐसे ही अन्य राज्यों के अगर नृत्यों के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? जैसे कि तुम्हारा कजरी है। ब्रज क्षेत्र में जो मनाए जाते हैं वो रासलीला, चरकुला। और अगर बात करें ऐसे ही हम तो नकटी है एक, कौन सा है? नकटा या नकटी बोलते हैं। एक कर्मा है जो सोनभद्र क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सोनभद्र क्षेत्र में मनाया जाता है। ऐसे ही बुंदेलखंड में जो मनाए जाते हैं, बुंदेलखंड में है कुछ। बुंदेलखंड में कौन कौन से हैं? जैसे राई है, ठीक है, एक पाई डंडा, पाई डंडा। ये कुछ उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। ऐसे ही अगर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी कुछ फेमस हैं, जैसे कि एक जट जटनी है। कौन सा है? जट जटनी है। ठीक है, इस तरीके से बिहार के हो गए। झुमरी है, बिहार में झुमरी। ठीक है, और ऐसी पुडुचेरी की बात करते हैं। पुडुचेरी में एक बहुत फेमस है, इसको नाम याद रखना है तुमको। कौन सा है वो? गराड़ी। कौन सा है? गराड़ी। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? तो हम सबसे पहले बात करें, इसका आंसर देने की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु लिपि। ठीक है, सिंधु लिपि के बारे में बात करें तो सिंधु लिपि की ये सिंधु घाटी सभ्यता में है। कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता से ली गई है। और ये कैसी लिपि है? एक भाव चित्रात्मक लिपि है। और ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, मतलब ये अभी तक अपठनीय है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसे पढ़ने का जो विचार भी किया था, मतलब सबसे पहले जो प्रयास किया था वो किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और ये कौन अलेक्जेंडर कनिंघम है? इनकी बात करें तो ये वही है जो हमारे पुरातत्व विभाग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो पुरातत्व विभाग के जो 1861 में बनाया गया था। तो इसके प्रथम अध्यक्ष भी अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, इसे पुरातत्व विभाग का जनक भी माना जाता है भारत में। उसके बाद ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि, इसमें क्या बोलते हैं, ये अशोक के जो अशोक के अभिलेख हैं, जो मोस्टली जितने भी अभिलेख हैं वो सब ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। ये कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ऐसी अशोक के कुछ और अभिलेख अन्य लिपियों में भी हैं, जैसे कि खरोष्टी लिपि है, अरमाइक लिपि है। कौन सी है? अरामाइक लिपि है। और एक यूनानी लिपि है। ठीक है, अब खरोष्टी लिपि की बात करें तो जैसे कि तुम्हारा एक शाहबाज गढ़ी है, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, ये कुछ इसके प्रमुख खरोष्टी लिपि में अभिलेख हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप हमें सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शाहिद परवेज। ठीक है, शाहिद परवेज हो जाएगा। जो हमारे शिव कुमार शर्मा है, ये कौन है? ये संतूर वादक है। ये कौन है? संतूर वादक है। ठीक है, और सुल्तान खान की बात करें तो ये कौन है? ये सारंगी वादक है। कौन है? सारंगी वादक है। और इसी प्रकार ये शेख चिन्ना मौलाना की बात करते हैं तो प्रसिद्ध नाद स्वरम वादक हैं। कौन है? नाद स्वरम वादक। आया क्वेश्चन समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
शाहिद परवेज, प्रमुख सितार मतलब जो कौन सितार वादक हैं तो कौन है, शाहिद परवेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था गठित की गई, तो कौन सी गठित की गई थी, जल्दी आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, ये कैसे एक डेवलपमेंट बैंक है, तो भारत में 4 डेवलपमेंट बैंक है। कौन कौन सी, 4। जैसे कि जो आरबीआई ने बता रखा है कि 4 डेवलपमेंट है जिन्हें स्पेसिफिक तौर पे बनाया गया है, वो कौन कौन सी है। एक तो हमारी नाबार्ड है, और एक है हमारी नेशनल हाउस बैंकिंग, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। नेशनल हाउस बैंकिंग हो गई। एक तीसरी है तुम्हारी एक्सिम बैंक, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। ऐसी एक चौथी बैंक है, कौन सी है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई के हम आपको डिटेल में बता देता हूँ आरबीआई के बारे में। तो चलिए आरबीआई की बात करें तो आरबीआई मैं आपको पूरा डिटेल में आज आरबीआई करा देता हूँ। आज के बाद आरबीआई आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले बात करें तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, कब दी गई थी इसे, 1926 में इसने सिफारिश दी थी, जिसके बाद इन्हें कहा गया था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होनी चाहिए। तो इसी के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन कर दिया गया। इसकी शुरुआती जो संपत्ति थी, मतलब टोटल जो इसके धन था वो कितना था, 5 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसका प्रारंभ में जो हेडक्वार्टर वो कहाँ था, वो था कलकत्ता, जिसको 1937 में, कब, 1937 में क्या बना दिया गया, मुंबई। और वर्तमान में भी क्या ही है, मुंबई ही है। ठीक है, आगे हम बात करें आरबीआई के बारे में। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण था, क्या था, राष्ट्रीयकरण। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब हम आरबीआई के कार्य की बात करें कि आरबीआई क्या कार्य करता है। तो आरबीआई के जो कार्य हैं, अगर इसके हम कार्यों की बात करें तो इसके कार्य 2 तरीके के कार्य हैं। एक तो प्राथमिक, हम 2 भागों में बांट के करेंगे, और एक है द्वितीयक कार्य। ठीक है, प्राथमिक कार्य की अगर बात करें तो सबसे पहला जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, वो है कागजी मुद्रा का निर्गमन। मतलब ये कागजी मुद्रा जारी करता है। जो 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का या नोट है, वो ये आरबीआई जारी नहीं करता। इसको कौन जारी करता है, इसको जारी करता है भारत का वित्त मंत्रालय। ठीक है, इसको भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है 1 रुपए का जो सिक्का होता है। ठीक है, याद रखेंगे, सिक्के को छोड़कर बाकी सब कागजी मुद्रा जितनी भी हैं वो आरबीआई जारी करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसका दूसरा कार्य, इसको कहते हैं बैंकों का बैंकर, बैंकों का बैंक या बैंकर। तो ये बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बैंकों को, जो हमारी जो जितनी बैंक हैं उनको अगर लिक्विडिटी मतलब तरलता की जो मांग होती है, यदि उनके धन की आवश्यकता होती है तो इनको धन की मुहैया कराता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करें अगला कार्य, तो ये सरकार का ही बैंकर है। ये क्या है, सरकार का भी बैंकर है। मतलब ये सरकार के खातों को निर्गमन मतलब जो है संचालित करता है, सरकारी भुगतान करता है, सरकार की जितनी प्राप्तियां हैं उन्हें संभालता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये बैंकों का नियमन भी करता है, बैंकों का नियमन क्या करता है, बैंकों का नियमन मतलब बैंकों को लाइसेंस देना,
लाइसेंस निरस्त करना, ठीक है। इस तरीके से ये इसके बहुत सारे बैंकों का मतलब उन पर बहुत सी मॉनेटरी पॉलिसी बना रखी है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत मतलब उनकी जो है रेटों को निर्धारित करना, ये सब बैंकों के नियमन में आता है। ये भी कौन कार्य करता है? ये करता है आरबीआई। उसके बाद अगले की बात करें तो ये 5वें नंबर के देखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आरबीआई। और इसका एक सबसे और महत्वपूर्ण काम है, कौन सा? फॉरेक्स इंडेक्स को नियंत्रित करता है, मतलब विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित भी करता है, ठीक है, आरबीआई। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक काम और है, देखिए ये क्या है? मौद्रिक नीति का निर्माण, मतलब मौद्रिक नीति की समीक्षा। मौद्रिक नीति की समीक्षा। अभी मौद्रिक नीति होती क्या है? मौद्रिक नीति वह नीति जिससे बाजार में तरलता को नियंत्रित किया जाता है, मतलब बाजार में जितना भी मुद्रा का प्रवाह है उसको नियंत्रित किया जाता है। वो कौन सी नीति कहलाती है? वो कहलाती है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का निर्माण कौन, उसकी समीक्षा भी करता है, कौन करता है? आरबीआई समीक्षा करता है। और मौद्रिक नीति जो का निर्माण कौन करता है? तो मौद्रिक नीति समिति करती है। कौन करती है? मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति इसका जो है निर्धारण करती है। ये होती क्या है? मतलब ये कुल मिलाकर इसका जो कार्य है वो क्या है? वो इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना है, यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। मौद्रिक नीति समिति की बात करें तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई के होते हैं और 3 सरकारी सदस्य होते हैं। इन 3 में एक गवर्नर होता है और 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आगे इसकी मॉनेटरी पॉलिसी की। एक साल में 4 बैठक अनिवार्य है, 4 बैठक अनिवार्य है, ठीक है। अब ऐसे में आगे आपको बता रहा था, आगे इसके द्वितीयक कार्य और रह गए थे। तो द्वितीयक कार्य में बताएं तो सबसे पहले इसका ये जो है, जैसे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ये मात्रा गुणात्मक कार्य है। वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना, ठीक है। इसी तरीके से जैसा कि और हमारे मौद्रिक नीति को राजकोषीय नीति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ावा देना। और आरबीआई की जो बात करें तो आरबीआई की एक साल में 6 बैठक अनिवार्य है, ठीक है। अब बात करें आरबीआई के सदस्यों की बात करें तो आरबीआई में कितने सदस्य होते हैं? आरबीआई का अगर ढांचे की बात करें तो इसके देखें कितने सदस्य होते हैं आरबीआई में। तो आरबीआई में कुल सदस्य होते हैं 21। मैं आपको बताऊं, एक होते हैं सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य में बात करें तो एक होगा हमारा गवर्नर और 4 होंगे डिप्टी गवर्नर, ठीक है। गैर सरकारी सदस्य की बात करें तो 4 स्थानीय बोर्ड के सदस्य, कहेंगे स्थानीय बोर्ड के सदस्य, और 10 विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के निदेशक बोल सकते हैं इनको, निदेशक, ये भी निदेशक ही बोले जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। और कितने हो गए? 5 4 9 10 19 और 2 सरकारी अधिकारी। 2 कौन से हो गए? 2 हो गए सरकारी अधिकारी, ठीक है। तो आरबीआई बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आरबीआई में कुछ नहीं, आरबीआई में हमने क्या क्या देखा? देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? नाबार्ड इसका आंसर क्या था? जो योजना आयोग के स्थान पर 2015 में क्या बन गया था? वो बन गया था नीति आयोग, ठीक है। फिर हमने नाबार्ड के बारे में देखा। नाबार्ड क्या था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 की गई थी। और भारत में कितने 4 डेवलपमेंट बैंक है, कौन सी? एक तो नाबार्ड है, एक नेशनल हाउस बैंकिंग है, एक एक्जिम बैंक है यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एक सिडबी है। इसके अतिरिक्त एक और है जो मुख्य डेवलपमेंट बैंक मानी जाती है, इसको बोलते हैं आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। लेकिन आरबीआई ने इन दोनों को, मतलब इन चारों से इसको अलग रखा है, ठीक है। इस चारों से इसको अलग रखा है। फिर आगे हमने क्या देखा? उसके बाद आगे हमने देखा आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के बारे में पढ़ा तो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो की गई थी वो हिल्टन आयोग की सिफारिश के आधार पर। हिल्टन आयोग ने कब सिफारिश की थी? 1926 में। इसकी सिफारिश के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया, जिसमें आरबीआई मतलब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन कर दिया गया।
और इसका जो प्रारंभ में हेडक्वार्टर था वो क्या था, कलकत्ता। उसको 1937 में मुंबई बना दिया गया, जो वर्तमान तक मुंबई ही है। ठीक है, वर्तमान में हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई। उसके बाद इसका 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसकी प्रारंभिक संपत्ति कितनी थी, 5 करोड़। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने क्या देखा, उसके बाद हमने आगे देखा आरबीआई के कार्य को। आरबीआई कार्य हमने 2 भागों में बांट के पढ़े, एक पहला प्राथमिक कार्य और एक द्वितीयक कार्य। जिसे इन्हें मात्रात्मक कार्य बोलते हैं, इनको गुणात्मक कार्य बोलते हैं। जैसे कि कागजी मुद्रा जारी करना, ये आरबीआई का काम है। बैंकों का बैंकर है आरबीआई, मतलब जो है बैंकों को ऋण देता है और उनके अतिरिक्त तरलता होने पर उनको शोक भी देता है, यानी कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है। जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा, पूरी मौद्रिक नीति बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, तब उसमें आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि बैंकों का बैंकर कैसा है, बैंक के ऊपर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखता है आरबीआई। ठीक है, सरकार का बैंकर भी है, सरकार के खातों का नियंत्रित करता है, संचालित करता है। आगे बैंकों का नियमन करता है, उनको लाइसेंस देता है, निरस्त करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व भी करता है और विदेशी विनिमय दर को नियंत्रित करता है। द्वितीय कार्य में क्या बढ़ा दिया, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने मॉनेटरी पॉलिसी देखी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या था, जो मतलब जो मौद्रिक नीति है वो क्या है, मौद्रिक नीति एक वह नीति है जो बाजार में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करती है, यानी मुद्रा की तरलता यानी मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित बनाए रखती है। ठीक है, इसे मॉनेटरी पॉलिसी में देखा, इसके 1 साल और 4 बैठक अनिवार्य हैं। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 सरकारी सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसके सदस्यों को देखा, सदस्य कितने होते हैं, तो इसके 21 सदस्य होते हैं, जो पूर्णकालिक सदस्य अर्थात सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, और इसमें सरकारी सदस्यों में 1 गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसमें 4 स्थानीय बोर्ड के निदेशक, 10 विभिन्न क्षेत्रों के निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला मिश्रित क्या बोलते हैं, मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कहाँ है ये है सिक्किम में। कहाँ है ये है सिक्किम में। ऐसे इसका सुंदरवन की बात करें तो ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। कांजीरंगा कहाँ है, असम में है। और नंदा देवी कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, 7वां, एथलेटिक्स में आईएएफ विश्व चैंपियनशिप को किस वर्ष पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बना दिया गया, तो कब बना दिया गया, ये बना दिया गया 1997 में। कब बना दिया गया, 1997 में। इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो कौन से अनुच्छेद के दिया गया है, तो ये दिया गया है 148 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। इसका कौन से, ये जो है एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और इसका जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 148 से 151 तक दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इसको हटाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के ही पास है। लेकिन इसको हटाएगा कैसे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया से, यानी कि साबित कदाचार या संविधान का उल्लंघन के प्रावधान आधार पर ही जो है दोनों सदनों से विधेयक को पास कराकर इसको अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका जो कार्यकाल है, इसके कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल में क्या देखेंगे, तो इसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु जो भी पूरी हो जाए, यानी कि उसके जो ज्वाइन करने से या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले या फिर उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए, जो पहले होगा वही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जो सार्वजनिक संपत्ति यानी सार्वजनिक धन है, जैसे संचय निधि का धन है, संचय निधि में जितने भी हैं, तो उनसे जो खर्च किए गए हैं उनको ऑडिट करने का काम होता है। मतलब उनसे की पारदर्शिता बनाए रखे और जो कार्यपालिका है उसको विधायिका के प्रति जवाबदेही बनाए रखे। ठीक है, ऐसे अनुच्छेद क्षेत्र की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 148। ठीक है, अनुच्छेद क्षेत्र में क्या है, महान न्यायवादी, भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 280 की बात करें तो इसमें क्या है, वित्त आयोग, क्या है, वित्त आयोग। और 315 की इसमें बात करें तो इसमें क्या है, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग भी है और राज्य लोक सेवा आयोग भी है। ठीक है, ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन, 12 हिंदू त्योहार
दिवाली के समान है, जिसे निम्नलिखित किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बार्ली और कोकना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इकोनॉमिक्स का मतलब इस आज के टेस्ट में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे रखे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है? मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप। तो कौन सा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा M3, यानी कि ऑप्शन डी। अब मैं आपको बताता हूं कि मुद्रा आपूर्ति होती क्या है। सबसे पहले मुद्रा आपूर्ति की बात करें तो मुद्रा आपूर्ति इसका मतलब है किसी एक बिंदु पर उपलब्ध कुल मुद्रा को ही क्या कहते हैं? मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। इसका काल या आयाम नहीं होता क्योंकि ये स्टॉक चर होता है। ठीक है, तो इसे एक बिंदु पर कुल मुद्रा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। ये केवल जनता के पास मुद्रा को ही शामिल किया जाता है, इसमें जो जारी करने वाली संस्था है RBI उसको शामिल नहीं किया जाता। अब हम बात करें तो 4 प्रकार की होती है, जैसा कि M1, M2, M3, M4। चलिए इसको अच्छे डिटेल में करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर M1 की बात करें, M1 तो M1 में क्या होता है? M1 में होता है कैश, यानी कि जनता के पास कैश, प्लस डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि जो बैंकों के पास जनता का डिमांड ड्राफ्ट जमा है, यानी कि जो उसे वो कभी भी मांग कर सकते हैं, कभी भी जाकर निकाल सकते हैं, जैसे एक तरीके से करंट अकाउंट होता है ना, उस तरीके से। और तीसरा अदर डिपॉजिट, मतलब RBI के पास जो अन्य लोगों की संस्था की जो ऐसी जमा है जिन्हें वो कभी भी निकाल सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अदर डिपॉजिट के अंतर्गत आता है। ये हो गया M1। M2 की बात अगर करें तो M2 की अगर बात करते हैं तो M2 में क्या हो जाएगा? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, यानी कि डाकघर की बचत जमा, पोस्ट ऑफिस की बचत जमा। अगर M3 की बात करें तो M3 की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली की समय जमा। ठीक है, यानी कि टाइम डिपॉजिट। इसका मतलब क्या हो गया? टाइम डिपॉजिट। 3 प्रकार की होती हैं, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, ऐसी M4 की बात करें तो M4 में क्या होगा? M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की समस्त जमा, पोस्ट ऑफिस की समस्त जमा। ठीक है, अभी हमने देख लिया, M1 भी देख लिया, M2 भी देख लिया, M3 भी देख लिया, M4 भी देख लिया कि इनमें क्या क्या शामिल होता है। अगर M1 की बात करें तो इसको सबसे संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संकीर्ण मुद्रा। और इसको M3 को भी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यापक मुद्रा। नहीं, सबसे अधिक तरल जो होती है वो M3 ही होती है। ठीक है, तो अब देख लिया हमने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन में क्या है? 11वें क्वेश्चन में है आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस राष्ट्रपति की है? तो किस राष्ट्रपति की है? यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2026 में भारत की क्या रैंकिंग थी? तो क्या रैंकिंग थी इसकी? भारत की थी 176वीं रैंक थी। कौन सी थी? 176। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रंगास्वामी किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा हॉकी से। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर फुटबॉल की बात करें, जैसे फुटबॉल से देखिए संबंधित है तो फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी हो गया। टेनिस की अगर देखें, टेनिस में डेविस कप है, डेविस कप हो गया। बैडमिंटन की अगर देखें तो थॉमस कप है। तो इनके भी कुछ याद हमें रखने हैं, जैसे कि रंगास्वामी का संबंध किससे? हॉकी से। ठीक है, किससे? हमारा हॉकी से। फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी से, टेनिस का डेविस कप से, बैडमिंटन का थॉमस कप से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? महाराष्ट्र के बुलडाला जिले में उल्का पिंड के टकराने से बनी प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो कौन सी है भैया प्रसिद्ध झील? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लोनार झील। हुसैन सागर झील की अगर बात करें तो ये कहाँ है? हुसैन सागर झील ये हमारी हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। ये कौन सी है? ये मानव निर्मित झील है। और उलसुर झील की बात करें तो उलसुर झील कहाँ है हमारी? ये है हमारी बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। कोलोरी झील की बात करें तो ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की मीठे पानी की झील है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया लोनार झील। याद रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा तापीय कोयला विद्युत संयंत्र केंद्र कौन सा है?
तो कौन सा है? विंध्याचल। कौन सा है? विंध्याचल। ऐसी बात करते हैं रिहंद की, तो रिहंद कहाँ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और रिहंद की बात करें तो रिहंद कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। कहाँ है? रिहंद सोनभद्र में। और कोरबा की बात करते हैं तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और तलचर की बात करें तो ये कहाँ है? ओडिशा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज की स्थापना की मतलब किसने की थी? इसके संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये इसकी स्थापना की गई थी 1873 में। कहाँ की गई थी? पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। इसका ये समाज का मतलब कार्य क्या था? ये जातिगत भेदभाव को दूर करते थे। किसे? जातिगत भेदभाव या सामाजिक जो असमानताएं थी उनको दूर करने का कार्य करते थे। ऐसी बात करें इनका जो अन्य है, इनका संबंध किससे है? जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, इनका ये विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह से इन्होंने 1856 में इनके अथक प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। ठीक है। ऐसे हम घासीदास की बात करें तो ये सतनामी पंथ के संस्थापक थे। किसके? सतनामी पंथ के संस्थापक थे। हरिदास ठाकुर की अगर बात करते हैं तो ये किसके थे? मतुआ महासंघ के संस्थापक थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्यशोधक समाज का? ज्योतिबा फुले। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया? यानी कि एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? पीवी सिंधु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता धारकों को कितने रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है? रुपए कार्ड के साथ कितने का मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व थे? तो कितने तत्व थे उस टाइम पे? थे 63। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है कितने हैं? वर्तमान में 118 तत्व है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न जो है, भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। देखिए, पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। देखिए, ये बिल्कुल सही है। अब अगले ऑप्शन में पढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय केवल केंद्र सरकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह अपीलीय न्यायालय भी है, इसमें जनता के वादों की भी सुनवाई होती है। अगला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद के द्वारा की जाती है। बिल्कुल नहीं, ये कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। इसमें क्या होता है? एक सीजीआई होते हैं और क्या बोलते हैं 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। ये क्या करते हैं? ये अपनी जो है रिपोर्ट सौंपते हैं। ये अपनी सिफारिश या रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देखते हैं और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार का रक्षण नहीं माना जाता। गलत है, क्योंकि आर्टिकल 32 आपने पढ़ा है, इसे 5वीं का रिट जारी करने का अधिकार रखता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारे 20 के 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। थैंक यू।